नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। स्वाति मालीवाल अचानक कहां गायब हो गई है भाई? केजरीवाल का क्या इस्तीफा होने वाला है? आज इसके बारे में बात होगी। स्वाति और विभव केजरीवाल का ऐसा कौन सा राज जानते हैं कि तूफान आ जाएगा? शीश महल के ड्राइंग रूम में स्वाति के साथ क्या ऐसा हुआ जिसकी चर्चा अभी तक बाहर नहीं आ पाई है? अंदर की खबर क्या है? केजरीवाल को बचाने के चक्कर में इंडी गठबंधन फिर एक्सपोज हो गया है। आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा इंडी गठबंधन ने मोदी की सीटें बताकर बीच चुनाव में कैसे कांड कर दिया, यह भी दिखाऊंगा। पीएम मोदी 2 दिन में यूपी में वो करने वाले हैं कि चुनाव सेट हो जाएगा। मोदी शाह के वो बाहुबली जिन्होंने लास्ट मिनट में गेम पलट दिया है, आज उनकी भी बात होगी। इसके अलावा 4 धाम यात्रा पर निकले लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। 4 धाम दर्शन से पहले इस चैप्टर को नहीं देखा तो बहुत पछताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने आज 14 लोगों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया। कहा कि सीएए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। झारखंड कैश कांड में ईडी ने आज झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर से ईडी ने आज सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू की, जबकि कल भी उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई थी। कुछ दिन पहले ईडी ने मंत्री आलमगीर के निजी सचिव को गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी में आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया कैश मिला था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को आज इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बढ़ती उम्र के साथ होने वाली परेशानियों को के रूटीन चेकअप के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी की उम्र 85 साल है। यूपी के झांसी में आज 3 मंजिला इमारत में बने कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते जो आसपास की दुकानें थीं वो भी इसकी चपेट में आ गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है और आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। राजस्थान के झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट टूटने की वजह से कोलकाता से पहुंची विजिलेंस टीम समेत कंपनी के 14 अधिकारी खदान के अंदर फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद 1800 फीट गहरी खदान में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की मौत हो गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और उसमें आज आपको बताऊंगा कि स्वाति मालीवाल कहां गायब हो गई हैं और क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो सकता है। स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के शीश महल में ड्राइंग रूम में क्या हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या निकल कर आ रही है। स्वाति और विभव दोनों ऐसे कौन से राज जानते हैं केजरीवाल के कि कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती है, और इस पूरे मामले में कैसे इंडी गठबंधन एक्सपोज हुआ है, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले जब से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की खबर आई, तब से आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र और इंडी गठबंधन का पूरा इकोसिस्टम इस खबर को ऐसा लग रहा है मान लो छुपाने दबाने में लगा हुआ। मतलब उस तरह से बात ही नहीं हो रही। इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री के घर में एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी, मारपीट के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सन्नाटा है। पहले तो ऐसा लगा जैसे मारपीट की बात ही नहीं मान रहे, एकदम चुप्पी साध लिए। फिर जब मारपीट की बात कबूल किए तो अब कोई इस पर कुछ बोल ही नहीं रहा कि स्वाति मालीवाल के मामले में एक्शन क्या हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि मारपीट हुई तो आखिर इस मारपीट की वजह क्या थी। कोई ऐसे ही जाकर तो मारपीट नहीं कर लेगा, कोई ऐसे ही जाकर सांसद से बदसलूकी कर लेता है क्या मुख्यमंत्री का पीए? अच्छा, ये लोग खुद पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? इतना कह संजय सिंह कला के बोले ना कि अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं इस मामले में जो है एक्शन होना चाहिए, तो क्यों नहीं विभाग को लेकर अभी तक गए हैं पुलिस के पास अपने? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं। मतलब जिस तरह से ये सब चल रहा है ना, उससे लग रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको टैकल करें। या तो ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, और नहीं तो मामला इतना बड़ा है कि उसको समेटने में जो है रायता इतना फैला हुआ है कि समेटने में दिक्कत हो रही है।
13 मई की सुबह को केजरीवाल के सीएम आवास के ड्राइंग रूम में कुछ ऐसी बात पर मारपीट तो जरूर हुई जिसकी वजह अगर पता चल गई तो शायद तूफान आ जाए। इसलिए किसी तरह से इस मामले को मामले पर ठंडा पानी डालने की कोशिश हो रही है। आज स्वाति मालीवाल के मामले में जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह हुई कि सांसद संजय सिंह दिल्ली में स्वाति मालीवाल के घर पर गए। उनके साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी थी। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस स्वाति मालीवाल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है। बीजेपी इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतर गई है, उनका इस्तीफा मांग रही है। अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा है, वो भी दिखाऊंगा। चौथी बात, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति यह दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी सच नहीं बता रही और मामले को दबा रही है। स्वाति की जान को खतरा है। पांचवी बात, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में कल आम आदमी पार्टी ने एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन एक्शन के नाम पर ढेला भर कुछ नहीं हुआ अभी तक। छठी बात, केजरीवाल अब तक स्वाति मालीवाल के मामले में चुप हैं, जबकि वो घूम घूम कर जगह जगह चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन अपनी महिला सांसद के साथ ये सब हो गया, केजरीवाल बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, वही कुर्सी पे बैठिए जिसमें पीछे भगत सिंह की फोटो है, बाबा साहब की फोटो लगाए हुए हैं, वहां कुर्सी पर बैठिए और बताइए ना भाई कि क्या हुआ ड्राइंग रूम। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बात हो गई, मुख्यमंत्री के घर में हो गई, आरोप है कि एक महिला सांसद सीएम के घर में पिट गई, लेकिन केजरीवाल को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो अपनी चुनावी रैलियों और रोड शो में बिजी हैं। केजरीवाल मान लीजिए ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो ठीक है, हो गया। लेकिन इस मामले में चुप्पी साधने से अरविंद केजरीवाल सवालों से बच नहीं पाएंगे। जैसे उन्होंने शीश महल पर चुप्पी साधी तो पब्लिक भूल थोड़ी गई शीश महल। उसी तरह से इस मामले पर को लेकर भी पब्लिक बहुत चर्चा कर रही है, क्योंकि बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में ना केजरीवाल बोल रहे हैं, ना इंडी गठबंधन के दूसरे लोग। जैसे आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो खड़गे और अखिलेश की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दोनों से स्वाति मालीवाल पर सवाल किया गया, लेकिन कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। जो लोग कर्नाटक में गठबंधन के साथी पर सवाल पूछने में एकदम आगे हैं, पूछना भी चाहिए, वो लोग इंडी गठबंधन के साथी के घर में, मुख्यमंत्री के घर में महिला सांसद के साथ ऐसा कैसे हो गया, उस पर एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। भाई, ये है महिलाओं के प्रति इनका डबल स्टैंडर्ड। देखिए कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बीजेपी और स्वाति मालीवाल पर जब दो सवाल बैक टू बैक पूछे गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन स्वाति मालीवाल के सवाल को टाल गए। देखिए, आप खुद देखिए क्या स्थिति है भाई। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके आगे बीजेपी पर लंबा चौड़ा जवाब दिया, लेकिन स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोले वो। इसी तरह अखिलेश यादव से मीडिया ने अलग से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तभी इस बात की सच्चाई सामने आ जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक पार्टी की सांसद का मामला है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, ये क्या घटना हुई है उसकी मुझे सच्चाई में जानकारी नहीं है। कल हमारी और अरविंद केजरीवाल जी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ वो बात सामने आ जाएगी। नहीं, महिला की सुरक्षा विषय है, लेकिन जो ये विषय एक ही पार्टी के बीच का है, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये बात सामने आई है, वो तभी जान सकते हैं जब हम जानकारी कर लें। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। 2 दिन हो गए, ये टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। 2 दिन में जानकारी नहीं जुटा पाए। इंडी गठबंधन के साथी हैं अरविंद केजरीवाल। एक फोन ही उठा लेते अखिलेश यादव, ए अरविंद जी, क्या सुने हैं आपके घर में मारपीट हो गई क्या, पूछ लेते। नहीं, अभी देखिए, यही बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के यहां हुआ होता तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पूरे ब्रह्मांड से खबरें आ जाती कि देखिए कैसे घेरना है, क्या करना है। महिला इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, किस पार्टी में क्या घटना हुई है, किस पार्टी से जुड़ी हुई घटना हुई है, इन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं। आज इस मामले में सीधे गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई।
सुनिए अमित शाह ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि क्या अपने करीबी विभव पर एक्शन के लिए केजरीवाल को किसी मुहूर्त का इंतजार है, या फिर जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि केजरीवाल के सारे राज विभव जानते हैं इसलिए उन पर कभी एक्शन ही नहीं होगा, जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वही सच है। इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। इस मामले में आज दिल्ली में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरे। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलाने की मांग की। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि स्वाति मालीवाल उनकी सियासी दुश्मन तो हैं, लेकिन वो पहले एक महिला भी तो हैं, उनके साथ अभद्रता हुई है। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल से इस्तीफा देने तक की मांग की है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी कह रही हैं कि शीशमहल के सुल्तान इस पर चुप क्यों हैं। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये उन नेताओं की पार्टी है जिन्होंने निर्भया केस में सड़क पर उतरकर लाठियां खाई थी, और आज वही पार्टी महिला सांसद की पिटाई पर पर्दा डाल रही है। सुनिए एक बार शाजिया इल्मी क्या कह रही हैं, फिर बताता हूं कि आम आदमी पार्टी इस मामले में कैसे सवालों से भाग रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं? अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार पर क्या कार्रवाई की है? क्या विभव कुमार ने केजरीवाल जी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और इसलिए केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं? क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल? कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? क्या इंडिया अलायंस के पोस्टर बॉय केजरीवाल जी को लेकर इंडिया अलायंस के बाकी नेता कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे कि इस बात पर वो मौन रखेंगे? यह वाजिब सवाल पूछा जा रहा है कि इंडी गठबंधन चुप क्यों है। कोई तो सवाल पूछ लो भाई। जैसे आज खड़गे के साथ अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे ही कल लखनऊ में अखिलेश यादव और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और बहुत मुमकिन है कि केजरीवाल वहां भी कुछ ना बोले। ना तो केजरीवाल इस मामले में मुंह खोल रहे हैं, ना ही एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन इस पर लेंगे। लेकिन आप खुद देखिए कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक उस विभव कुमार पर कोई एक्शन नहीं हुआ जिस पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है। सवाल यह है कि क्या अपने करीबी विभव पर एक्शन लेने के लिए अरविंद केजरीवाल किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल का गुस्से की बैटरी अभी लो है, जब वो चार्ज होगी और उनको भयंकर गुस्सा आएगा तब वो विभव पर एक्शन लेंगे क्या? या फिर वो विभव पर कभी एक्शन ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि विभव उनके बहुत पुराने करीबी हैं और उनको क्या कुछ ऐसी बातें पता हैं जिसकी वजह से केजरीवाल उन पर एक्शन नहीं ले सकते? तमाम सवाल हैं, लेकिन इसमें एक सवाल तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल विभव पर क्या एक्शन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा उसे अपने पीए के पद से हटा देंगे या अपने घर से निकाल देंगे। विभव तो पहले ही केजरीवाल के पीए की पोस्ट से हटाया जा चुका है, तो फिर वो विभव पर क्या ही एक्शन ले लेंगे? असली एक्शन तो विभव पर कानून लेगा, पुलिस लेगी, कोर्ट लेगा। होना तो यह चाहिए कि अब तक केजरीवाल को खुद अपने घर में पुलिस बुलाकर इस मामले की जांच करवानी चाहिए थी, सीसीटीवी फुटेज उठा के देना चाहिए था। ये देखिए, ये सबूत है, विभव ने ये किया है, और विभव को खुद पकड़ते बांह से और कहते कि चलो पुलिस के पास, तुम क्या किया जी, मेरा नाम खराब कर दिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल और उनकी टीम इस मामले को रफा दफा करने में जुटी, क्योंकि आज आप देखिए कि संजय सिंह अचानक स्वाति मालीवाल से मिलने उनके आवास पर चले गए। संजय सिंह स्वाति मालीवाल के घर पर जाते हुए और वहां से निकलते हुए तो दिखे। संजय सिंह के साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी थी, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि संजय सिंह की स्वाति मालीवाल से बात हो पाई या नहीं हो पाई, घर पर स्वाति मालीवाल थी या नहीं थी। क्योंकि स्वाति मालीवाल की मां तो कह रही है कि स्वाति मालीवाल इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं। स्वाति मालीवाल के घर पर काम करने वाले हेल्प ने
हमारी टीम को बताया कि स्वाति मालीवाल तो घर पर है ही नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि फिर स्वाति कहां है अगर वो घर पर नहीं है। स्वाति मालीवाल के घर से निकलने के बाद संजय सिंह ने भी कुछ नहीं बताया कि मालीवाल उनसे मिली या नहीं। अगर मिली तो क्या बात हुई, एक बार देखिए कैसे संजय सिंह स्वाति मालीवाल पर बिना कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठे और चल दिए। संजय सर, एनी फर्दर एक्शन सर? संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? So you heard, you just saw Sanjay Singh has left after meeting Swati Maliwal at this particular location. स्वाति मालीवाल के मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कल यानी 14 मई को 2 बार स्वाति मालीवाल के घर गई। पुलिस ने 2 बार स्वाति मालीवाल से मिलने की कोशिश की, लेकिन स्वाति मालीवाल ने पुलिस से मिलने से इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल का आवास दिल्ली में डीडीयू रोड पर है। हमारी टीम भी यहां पर पहुंची, लेकिन स्वाति मालीवाल का स्टाफ किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। एक बार स्वाति मालीवाल के घर के बाहर से एक रिपोर्ट देखिए। ये इस वक्त हम डीडीयू मार्ग पर उस टावर में मौजूद है जहां स्वाति मालीवाल का सरकारी आवास है। यहां पर स्वाति मालीवाल जो है वो तीसरी मंजिल पर रहती हैं और A2 टावर, ये जो टावर आप देख रहे हैं, इसी A2 टावर में तीसरी मंजिल पर स्वाति मालीवाल जो हैं वो यहाँ पर रहती है। संजय सिंह यहाँ पर आए थे। संजय सिंह यहाँ पर आए थे? मेरे को नहीं पता, इस चीज का कोई आइडिया नहीं मेरे को। अच्छा, मैडम तो मैडम नहीं है, मेरे को नहीं पता मैडम है कि नहीं है। स्वाति मालीवाल कहां हैं? अब यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न होता जा रहा है। क्या वो घर पर हैं या घर पर भी नहीं है? क्या इसीलिए संजय सिंह कुछ जवाब नहीं दे पाए कि स्वाति मालीवाल से क्या बात हुई? क्योंकि भाई संजय सिंह, सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, ये लोग तो वो लोग हैं कि कोर्ट में भी सुनवाई के लिए जाते जाते मीडिया कुछ पूछ ले तो जवाब देते जाते हैं कि तानाशाही चल रही है, ये चल रही है। ये लोग इतना मीडिया से फ्रेंडली हैं, मीडिया को बिना बोले कोर्ट के अंदर नहीं जाते। और यहां मीडिया पूछ रही है स्वाति मालीवाल से क्या बात हुई, कहां है, बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठे चले गए। इस तरह से चुप्पी साधकर केजरीवाल और उनकी पार्टी खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब खुलकर कुछ बताएगा नहीं कोई भी व्यक्ति तो लोग अपने अपने अनुमान लगाएंगे। और यही सब सोशल मीडिया में कहा जा रहा है। अलग अलग थ्योरीज और दावे किए जा रहे हैं। जैसे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके दावा किया कि मालीवाल सिर्फ पिटी नहीं है, पलटकर मुंह पर 2 मारे हैं सबके सामने, पीटने वाले को नहीं पिटवाने वाले को। शीश महल की दीवारों ने उस दिन बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है। अब ये कपिल मिश्रा लिख रहे हैं, उनको किसने बताया नहीं बताया पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी बातें इसलिए चल रही हैं क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी बता ही नहीं रही कि अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ। इसी तरह से सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये थ्योरी दे रहे हैं कि सारी लड़ाई राज्यसभा सीट को लेकर हुई है, क्योंकि केजरीवाल चाहते थे कि स्वाति मालीवाल अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दें और वो सीट केजरीवाल का केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी जाए। यानी इस तरह की अफवाहें जो हैं वो सोशल मीडिया में तैरने लगी। जिसको जो मुंह में आ रहा है वो बता रहा है, कह रहा है। और ये अफवाहें इसलिए उड़ रही हैं क्योंकि जिनको आकर पूरा सच बताना चाहिए वो चुप्पी साध कर बैठे। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जब अरेस्ट हुए थे तो स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी और भारत आने में देरी की, प्रोटेस्ट में ज्यादा एक्टिव नहीं थी, जिससे केजरीवाल और उनके लोग बहुत नाराज थे। यानी 10 तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। जिस तरह के तेवर स्वाति मालीवाल के रहे हैं उसमें बहुत लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही कि क्यों स्वाति मालीवाल किसी से मिल नहीं रही, ना पुलिस से बात कर रही है, ना ही अपनी बात रख रही है। वो घर पर हैं भी या नहीं है ये भी क्लियर नहीं हो रहा। इस मामले में स्वाति मालीवाल अब तक सामने नहीं आई, जबकि 2 दिन पहले उन्होंने ही केजरीवाल के घर पर पुलिस बुलाई थी। 2 दिन से स्वाति मालीवाल कहां हैं, कैसी हैं, इसको लेकर कोई क्लियर जानकारी किसी के पास नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि वो घटना वाले दिन यानी 13 मई को थाने गई थी और वहां खूब रो रही थी, लेकिन तभी उन्हें किसी का फोन आया और इसके बाद वो बिना शिकायत दर्ज कराए वहां से चली गई। अगर ऐसा हुआ तो यह पता करना चाहिए कि स्वाति मालीवाल को किसका फोन आया था। क्या उन पर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा, उन्हें कहीं कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिल रही, क्या वो खुद को असुरक्षित तो महसूस नहीं कर रही, क्या उन्हें किसी का डर है जिस वजह से वो सामने नहीं आ रही, क्या उनकी जान को वाकई कोई खतरा है जैसा उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद दावा कर रहे हैं। एक ट्वीट तक उस दिन से स्वाति मालीवाल ने नहीं किया है। स्वाति मालीवाल को किससे जान का खतरा है, आम आदमी पार्टी क्या छिपा रही है, इस पर हम स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आम आदमी पार्टी में कद्दावर नेता रहे नवीन जयहिंद से कुछ देर पहले हमने बातचीत की। हमने नवीन जयहिंद से पूछा, क्योंकि नवीन जयहिंद का परिचय सिर्फ यह नहीं है कि वो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं, बल्कि वो पूर्व आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता भी हैं।
और अन्ना आंदोलन के पहले से केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत पुराने साथी। नवीन जयहिंद से हमने पूछा कि उन्हें क्यों लग रहा है कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। सुनिए इस पर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति क्या बता रहे हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री के घर में बुलाकर इस तरह की घटना हो सकती है, जब वहां पे घटना हो चुकी है मारपीट की, तो मारपीट का तो ये होता है आदमी की एक थप्पड़ से भी मौत हो जाती है। जरूरी तो नहीं होता 100 थप्पड़ में 1000 थप्पड़ मारने पड़े। और बात ये होती है कि एक सांसद और महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर में इस तरह से होता है, तो और मतलब क्या संभावना हो सकती है आप बताओ। वो पुलिस को कोई वैसे तो फोन करेगा नहीं, थाने में ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, और फिर उसके बाद फिर इतना चुप रहना, कोई ना कोई मेंटली कोई ट्रॉमा तो हुआ ही है ना, बहुत सदमा तो लगा ही है। और जब मुख्यमंत्री खुद घर में बुला के वहां पे जो भी हुआ है, तो ये तो रोड पर एक्सीडेंट भी हो जाएगा भाई, तो क्यों नहीं हो जाएगा। मैंने तो इसीलिए कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा चाहिए है, देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, चाहे महिला आयोग है, चाहे गृह मंत्रालय है, ये सारी चीजें, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये सारा मामला हुआ है। और इसमें आप जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं है, इससे ज्यादा मामला बड़ा है। अब स्वाति मालीवाल के पति तो कह रहे हैं, पूर्व पति कह रहे हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री आवास में ऐसी घटना हो सकती है तो बाहर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसी बात का उनको डर है कि जान को खतरा है स्वाति मालीवाल को, ये वो कह रहे हैं। अगर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई तो वो खुद सामने क्यों नहीं आ रही? क्या आपको लगता है कि वो किसी दबाव में है? हमने ये सवाल भी पूछा नवीन जयहिंद से, सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, जब मुख्यमंत्री के घर में बुलाकर इस तरह की घटना हो सकती है, जब वहां पे घटना हो चुकी है मारपीट की, तो मारपीट का तो ये होता है आदमी की एक थप्पड़ से भी मौत हो जाती है। जरूरी तो नहीं होता 100 थप्पड़ में 1000 थप्पड़ मारने पड़े। और बात ये होती है कि एक सांसद और महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर में इस तरह से होता है, तो और मतलब क्या संभावना हो सकती है आप बताओ। वो पुलिस को कोई वैसे तो फोन करेगा नहीं, थाने में ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, और फिर उसके बाद फिर इतना चुप रहना, कोई ना कोई मेंटली कोई ट्रॉमा तो हुआ ही है ना, बहुत सदमा तो लगा ही है। और हमने उनसे यह भी पूछा कि स्वाति मालीवाल के केस में संजय सिंह ही सामने आए। आज संजय सिंह ही स्वाति मालीवाल से मिलने गए, लेकिन नवीन जयहिंद दावा कर रहे थे कि संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। इस पूरी घटना में संजय सिंह का क्या रोल है और वो क्या छिपा रहे हैं, इस पर जब हमने नवीन जयहिंद से सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पहली बात तो ये है, संजय सिंह केजरीवाल का तोता है, एक बात, उससे इधर उधर बार बात नहीं करेगा वो। दूसरे और ये सब पता है उनको सारी चीजों का। मैं आज से तो जुड़ा हुआ हूँ नहीं, मैं तो 2008 से 7 से जुड़ा हुआ हूँ। संजय सिंह तो 2011-12 में आया हुआ, ठीक है ना, तो मेरे से ज्यादा थोड़ी जानते हैं ये इन चीजों को। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये वो तोता है और कुछ नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज है, ये एक्टिंग बाजी है, एक्शन कुछ नहीं है, यही चीज चल रही है। अब ये मैं तो उसको यही कह रहा हूँ, भाई अपनी बहन मानता है तो मांडवाड़ी मत करे, बहन के नाम पर मांडवाड़ी किस लिए कर रहा है। तो उसके घर जा रहा है, उसके घर से सीधा उसको वहां लेके जाता है या थाने में जाता है, सीधा पुलिस में जा। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरानी तो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर है। उनके घर में मारपीट हुई है, उनके सांसद के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, अभद्रता हो गई है, और वो कुछ नहीं बोल रहे, आराम से दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कहते हैं मैं दिल्ली वालों का बेटा हूं। दिल्ली की जो लाखों महिलाएं हैं वो नहीं सोच रही होंगी कि हमारा बेटा एक बेटी के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा, क्यों नहीं लड़ रहा, उसको न्याय क्यों नहीं दिला रहा, ऐसा क्यों दिखा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। और क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस मामले में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार, क्योंकि उनके घर की घटना है तो उन पर भी तो आपराधिक केस बन सकता है। अरविंद केजरीवाल के घर में ही महिला सांसद से अभद्रता हुई, बदतमीजी का अपराध हुआ, यानी केजरीवाल का घर एक महिला सांसद के खिलाफ हुए अपराध का क्राइम स्पॉट बन गया है। जब इस मामले की जांच होगी तो दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम तक पहुंचेगी। अगर वहां कोई सीसीटीवी लगा है तो उसे भी खंगालेगी। ये भी सवाल उठेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता की, तब अरविंद केजरीवाल कहां थे, उनकी पत्नी कहां थी, परिवार कहां था? क्या मारपीट के वक्त अरविंद केजरीवाल उसी ड्राइंग रूम में मौजूद थे? क्या अरविंद केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल से अभद्रता हुई? अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? क्या उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की? जब यह विवाद हुआ तो केजरीवाल के परिवार के दूसरे लोग भी आ गए होंगे, तो उनकी क्या भूमिका थी?
अगर अरविंद केजरीवाल को यह बात पता थी कि स्वाति मालीवाल से उनके पीए विभव ने मारपीट की है, तो फिर उन्होंने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया जब स्वाति मालीवाल ने खुद फोन कर पुलिस को बुलाया? उसी वक्त सीएम केजरीवाल को दिल्ली पुलिस को शीश महल के अंदर एंट्री देनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि विभव ने अभद्रता की है, इस पर एक्शन लीजिए। फोन तो मुख्यमंत्री को उठा के कर देना चाहिए था कि मेरे घर में देखिए ये सब क्या तमाशा हुआ है, इस आदमी को लेके जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसलिए सीधे अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं, उनके परिवार पर सवाल उठ रहे हैं और जांच के दायरे में उनका पूरा परिवार आ सकता है, क्योंकि उस वक्त जो लोग घर में होंगे सबसे सवाल जवाब होंगे। यानी जितना केजरीवाल इस केस में साइलेंट रहेंगे उतने ही उलझते जा सकते हैं, क्योंकि बाहर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस वक्त चुनाव भी चल रहा है और अगर मामला खुलकर नहीं बताया गया तो अंदर ही अंदर यह मामला केजरीवाल को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन केजरीवाल कब चुप्पी तोड़ेंगे, स्वाति मालीवाल कब बाहर आएंगी, इस पर हमारी नजर रहेगी, बाकी कोई आपको बताए या ना बताए। लेकिन मोदी कितनी सीटें जीत रहे हैं ये अपने हिसाब से सब बता रहे हैं। तो पाठशाला में अब अगली क्लास, इंडी गठबंधन ने मोदी की सीटें बताकर बीच चुनाव में कैसे कांड कर दिया। पीएम मोदी 2 दिन में यूपी में वो करने वाले हैं कि चुनाव सेट हो जाएगा। मोदी शाह के वो बाहुबली जिन्होंने लास्ट मिनट में गेम पलट दिया, अब इसका चक्कर। 2024 के चुनाव के अभी 3 चरण बचे हुए हैं, लेकिन लोग सीटों को लेकर पूछने लगे हैं कि किसको कितनी सीटें आ रही। वैसे तो चुनाव आयोग का नियम है, कानून है कि आखिरी वोट पड़ने से पहले आप एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते, लेकिन नेता अपने अपने दावे करते रहते हैं। जैसे अमित शाह ने दावा किया कि अब तक की वोटिंग में उनकी 270 सीटें आ चुकी हैं और अब सिर्फ 400 पार करने की लड़ाई है। बीजेपी ने सीटों के नंबर बताना शुरू किया तो इंडी गठबंधन वाले भी ये सब सुनकर नर्वस होने लगे कि बॉस ये तो बता रहे हैं, वो भी अपने नंबर बताने में जुट गए कि ना हम भी बताएंगे। वो अपने नहीं बता रहे हमको कितने आ रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि मोदी को कितने आ रहे हैं। सब मोदी के ही नंबर बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी के। बीजेपी वाले भी बता रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, इतनी सीटें आ गई हैं, और इंडी वाले भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें आ रही। लेकिन इस चक्कर में इंडी गठबंधन ने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इंडी गठबंधन में जिसका जो मन आ रहा है वो नंबर बोले चला जा रहा है। जैसे आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया कि इस बार बीजेपी को 140 सीट आएगी। अखिलेश यादव की आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लखनऊ में ज्वाइंट पीसी थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी की सीटों को लेकर जो कहा वो एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इंडी गठबंधन के बाकी नेता बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दे रहे हैं और उसमें क्या कांड कर दे रहे हैं। जो अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जब से अमित शाह ने फेज वाइज सीटें बतानी शुरू की, तब से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। और अब जब आधे से ज्यादा चुनाव निकल चुका है तो इंडी गठबंधन ने भी अपना एग्जिट पोल बताना शुरू कर दिया। कौन नेता नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दे रहा है मैं आपको दिखाता हूं, आपको खुद समझ में आएगा इन्होंने क्या कांड किया है। जरा आप तस्वीर देखिए कि इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दे रहा है। नरेंद्र मोदी की सीट इस चुनाव में कितनी आएगी, अब जरा सुनिए कौन कितना दे रहा है। जैसे अगर आप देखें अखिलेश यादव, इन्होंने अभी अभी आपको बताया कि नरेंद्र मोदी को 140 सीट आने जा रही है, 140। अब देखिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी को 190 सीट आने जा रही है। तो 50 सीट तो ममता बनर्जी ही बढ़ा दी भाई। अब सुनिए प्रियंका वाड्रा, इनकी भविष्यवाणी है कि नरेंद्र मोदी को 200 सीट आ रही है, 10 प्रियंका वाड्रा ने बढ़ा दिया। अब सुनिए राहुल गांधी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट आएगी, इन्होंने 50 खींच के निकाल दिया। और सुनिए तेजस्वी यादव कितनी सीट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 100 आएगी, इन्होंने 50 और खींच दिया। उसके बाद संजय राउत को सुनिए, राउत जो है संजय राउत ये दे रहे हैं 200 सीट, तो इन्होंने 200 दे दिया, 100 से सीधा 200 कर दिया।
केजरीवाल ने कहा है कि 220 सीट आएगी। अब आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये तो इंडी गठबंधन का हाल है। ये लोग नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें आएंगी इसका एक नंबर नहीं दे पा रहे। जिसका मन आ रहा है 140, 190, 200, 150, कोई 100 कह दिया, कोई 220 कह दिया, कोई 200 कह दिया। तो समझ जाइए कितनी ईमानदारी से ये लोग जो है सीटें बता रहे होंगे। गठबंधन में एक दूसरे को कम से कम बता दो दें कि ये नंबर फाइनल कर लेते हैं, हम लोग सब यही बोलेंगे। अब इसी तरह से मोदी की सीटों के नंबर कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, जिनमें एक नाम योगेंद्र यादव का है। इन भाई साहब का भी सुनिए, योगेंद्र यादव, इनका तो आपको बताया ही नहीं। योगेंद्र यादव, इन्होंने कितना दिया है? इन्होंने बीजेपी को दिया है 233 और एनडीए को शायद 260 के करीब दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इनके एक्सपर्ट भैया दे रहे हैं 233, तो 100 से लेके 233 तक। हम लोग एग्जिट पोल दिखाते हैं प्लस माइनस 10 सीट, प्लस माइनस 15 सीट ऐसा रखते हैं। इनका है प्लस माइनस 150 सीट। इन लोगों का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आपको वो भी दिखाऊंगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इनकी प्रिडिक्शन कितनी सही है या कितनी गलत होते रहे। लेकिन एक बार आप खुद ही सोचिए कि एक नेता या जो एक्सपर्ट सीटों के अलग अलग नंबर बता रहे हैं, इन नंबर्स में भी कितना अंतर है, इनके दावे भी अलग अलग हैं। अरे बॉस, सभी लोग मिलकर एक फाइनल नंबर तय कर लेते, हर जगह बोलते कि नरेंद्र मोदी को इतनी आ रही है, लेकिन ये लोग नरेंद्र मोदी की सीट पर भी सहमत नहीं हो पाए। अब बनाए हैं गठबंधन। उधर अमित शाह बड़ा दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी 4 चरण में 270 पार जा चुके हैं। अमित शाह का वो बयान सुनिए, फिर आपको ये जो महानुभाव लोग हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम जो प्रिडिक्शन करता रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या हिसाब रहा है इनका पहले, वो भी दिखाऊंगा। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इस तरह से कोई एक सटीक नंबर इंडी गठबंधन नहीं बता पा रहा, जैसे अमित शाह बता रहे। जितने मुंह उतनी बातें इनकी चल रही, लेकिन इनकी बातों पर भी कोई यकीन क्यों करे जब इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही बेकार है। ये जो दावे करते रहे हैं वो सारे गलत ही साबित हुए हैं ज्यादातर। जैसे अगर आप देखें, जो ममता बनर्जी इस बार बीजेपी को 190 सीटें दे रही हैं, वही ममता बनर्जी 2019 में बीजेपी को 100 से 150 सीट दे रही हैं। लेकिन नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। ये 2014 लिखा है, ये 2024 है, तो 2024 में 190 दे रही हैं, 2019 में इनका मामला गड़बड़ाया हुआ था। इसी तरह से ममता बनर्जी यूपी को लेकर भी 2019 में कह रही थी कि बीजेपी को तो सिर्फ 17 सीट मिलेगी, 17। बीजेपी को 62 सीट यूपी में आई थी। तो सोचिए इनका प्रिडिक्शन कितना सही रहता है। राहुल गांधी तो 2019 में कह रहे थे कि चुनाव के बाद बीजेपी खत्म, टाटा बाय बाय। इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी। पिछली बार जब उन्होंने कहा था बीजेपी खत्म हो जाएगी तो बीजेपी 300 पार चली गई थी। तो आज इस बार समझ लीजिए कि 150 पे खत्म पे 300 प्लस था, तो इस बार खत्म नहीं 150 तो खुद ही दे रहे हैं, फिर 400 पहुंच जाएगी। फिर इसका मतलब अखिलेश यादव 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि उनकी तो 400 सीटें आ रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी को मात्र 111 सीट आई थी। कुछ महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसी में आप देखिए, राहुल गांधी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो आराम से जीत लेंगे, लेकिन दोनों राज्य कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी। अब जो खुद को चुनावी एक्सपर्ट कहते हैं जैसे योगेंद्र यादव, वो 2019 में बीजेपी के बारे में कह रहे थे कि 200 पार भी नहीं होगा। ये योगेंद्र यादव बोले थे कि 200 पार भी बीजेपी नहीं जाएगी। इस बार तो योगेंद्र यादव खुद 233 दे रहे हैं। तो जब बोले थे कि 200 से कम आएगी तब बीजेपी 303 पे थी। 200 कम 303, 233, तो सोचिए कहां जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको कौन सीरियसली लेगा। एक तो नंबर एक नहीं दे पा रहे हैं और ट्रैक रिकॉर्ड बेकार है वाला। इसलिए जब इस तरह से सीटों को लेकर दावे किए जाते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता, तो यह बताता है कि किस तरह से अंदर ये लोग नर्वस हो रखे हैं।
इंडी गठबंधन की बेचैनी इस बात से भी समझी जा सकती है कि आज उन्होंने बीच चुनाव में पीएम मोदी की मुफ्त राशन स्कीम की काट में एक बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिसके तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसके तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो राशन मिलता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस योजना की वजह से नर्वस है। उनको फीडबैक मिल रहा होगा कि भाई जिसने राशन लिया वो मोदी को वोट क्यों नहीं देगा। इनको लग रहा है कि मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों के वोट पीएम मोदी को मिल रहे हैं, इसलिए अब कांग्रेस कह रही है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो ये 10 किलो राशन मुफ्त देंगे। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर बताऊंगा कि इंडी गठबंधन के लिए कैसे पीएम मोदी की योजनाओं की काट निकालना आसान नहीं। मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। कह रहे हैं अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो 10 किलो देंगे। अरे खखर के बोलिए, खुल के बोलिए, हमारी आ रही है सरकार और हम 10 किलो देंगे। खुद ही अगर मगर लगा दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ मुफ्त राशन योजना ही नहीं चला रहा, कई योजनाएं चला रहे हैं भाई, जिसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। और जितना बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, उसकी काट निकाल पाना इंडी गठबंधन के लिए आसान नहीं है। जैसे अगर आप देखें पीएम आवास योजना, इसके 3 करोड़ लाभार्थी हैं। अब जिन 3 करोड़ लोगों को घर मिला, लोग पूछते हैं क्या वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा। पीएम किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा गया। वो कैसे भूल जाएगा कि मेरे फोन में घनघनाया था कि नरेंद्र मोदी ने पैसा भेजा है। गरीबों के लिए शौचालय, 11 करोड़ लाभार्थी। वो महिलाएं कैसे भूल जाएंगी नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा, जिनको अब कभी भी किसी भी वक्त शौच जाना हो तो सोचना नहीं पड़ता, वरना पहले अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। लोग पूछते हैं ये कैसे हो सकता है। गरीबों के लिए सिलेंडर, 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी। हर घर नल से ज्यादा न, हर घर नल 12 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी। 300 योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है और अब तक 29 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम है उसमें 70 लाख कर्ज बांटे गए हैं और 53 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। ये गरीब आदमी है ना है बॉस। इसके लिए कोई खाली हाल भी पूछ ले कि पानी पियोगे जी, उतने में इसका मन जो है वो गदगद हो जाता है। और इसको शौचालय मिल रहा है, घर मिल रहा है, इसको रोजगार मिल रहा है, इसको लोन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, और वो जो है देने वाले को भूल जाएगा। ये कैसे संभव है, ये लोग पूछ रहे हैं और बताते हैं। भाई हर बार इलेक्शन के बाद यही तो एनालिसिस होता है कि नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी वोटर तैयार कर दिया है, वोटर का एक नया वर्ग। 4 चरण के चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन मोदी की सीटों के नंबर बता रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने नंबर को लेकर कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री अगले चरणों के लिए मेहनत करने में जुटे हैं। आज उन्होंने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किए। पीएम मोदी की आज नासिक और कल्याण में रैली हुई और उसके बाद उनका मुंबई में रोड शो हुआ। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रोड शो में थे। रोड शो शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लिया और उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाए। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बच्चों में भी गजब का उत्साह था। पीएम के रोड शो को लेकर बच्चों के क्रेज पर मुंबई से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि 4 चरण के चुनावों के नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर क्या भविष्यवाणी कर दी। आप देख सकते हैं मोदी जी बेस्ट पीएम एवर, वी लव यू, ऐसे मैसेजेस जो है वो बच्चों द्वारा सामने आ रहे हैं। मैं बच्चों से बातचीत करूंगी। आप लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा? हाँ देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा मोदी जी के बारे में? ये वो सबको अच्छे से हाई कर रहे थे और सबको अच्छे से नमस्ते और ग्रीटिंग दे रहे थे। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत अच्छा। और मोदी जी के आने के बाद इंडिया में काफी डेवलपमेंट हुए। क्या डेवलपमेंट हुआ? राम मंदिर अयोध्या में 800 साल बाद राम जी को वापस की जगह मिली है।
अच्छा लगा उनको देख। क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से? होगा उनका सब सपोर्ट, सब उसको वोट करेंगे। यस, वही बनेंगे। यानी छोटे छोटे बच्चे भी मोदी मोदी कर रहे हैं। मुंबई में रोड शो से पहले नासिक की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 चरण के चुनावों के नतीजों की भविष्यवाणी कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन 4 चरणों में जनता ने इंडी गठबंधन को चारों तरफ से चित कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिलने जा रही कि उसे विपक्ष की मान्यता मिल पाए। इसलिए विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के दलों का कांग्रेस में मर्जर करने का आइडिया दिया जा रहा है। पहले सुनिए कांग्रेस के इस आइडिया पर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको यूपी में क्लीन स्वीप के लिए पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के प्लान के बारे में बताऊंगा। यूपी का प्लान, उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है, इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। अपने तूफानी दौरे से महाराष्ट्र में 5वें चरण का माहौल सेट करने के बाद प्रधानमंत्री आज फिर वाराणसी पहुंचेंगे और फिर अगले 2 दिन यूपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। यूपी में पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार का शेड्यूल सुनिए। 16 मई को प्रधानमंत्री लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी रैली करेंगे। 17 मई को बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री 2 दिन में यूपी में जो चुनावी रैलियां करेंगे, उनके जरिए अगले चरण के चुनावों के लिए 14 लोकसभा सीटें कवर हो जाएंगी। 2 दिन में 14 सीट कवर। ये लोकसभा सीटें कौन सी हैं जो कवर हो जाएंगी? एक तो है जौनपुर, फिर है मछली शहर, भदोही, प्रतापगढ़, लालगंज, आजमगढ़, बाराबंकी, मोहनलालगंज, फतेहपुर, कौशांबी, बांदा, हमीरपुर, जालौन और झांसी। प्रधानमंत्री मोदी जिन सीटों पर प्रचार करेंगे, उनमें जौनपुर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर में पीएम मोदी की रैली से पहले ही बड़ा खेला हो गया। जौनपुर से बीएसपी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया। माना जा रहा था कि धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने से कृपा शंकर सिंह को परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके बाद खेला शुरू हो गया। धनंजय सिंह यू टर्न लेकर बीएसपी से बीजेपी के समर्थक हो गए। आप देखिए, 1 मई को धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हुए। 6 मई को बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट काटा। 8 दिन बाद 14 मई को धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सुनिए धनंजय सिंह को, फिर बताऊंगा कि पूर्वांचल में क्षत्रिय इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और कैसे बीजेपी ने पूर्वांचल का गेम सेट किया है। चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। धनंजय सिंह के समर्थन से पूर्वांचल में बीजेपी की राह आसान हो गई, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर धनंजय सिंह का प्रभाव माना जाता है। धनंजय सिंह की पकड़ क्षत्रियों के अलावा दलितों और ओबीसी वर्ग पर भी। धनंजय सिंह जौनपुर से सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। धनंजय सिंह ने सभी जातियों के लोगों को अपनी टीम में रखा हुआ है। लोकल लेवल पर धनंजय सिंह का कनेक्ट बहुत जोरदार माना जाता है। यानी धनंजय सिंह के समर्थन से बीजेपी के लिए न केवल जौनपुर का चुनाव आसान हुआ, बल्कि पूर्वांचल का समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के बीच बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया, तो यूपी के एक और बाहुबली राजा भैया ने भी अपने पत्ते खोल दिए। राजा भैया ने अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद कह दिया कि वो चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन राजा भैया ने अपने समर्थकों को किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने की छूट दे दी। राजा भैया के चुनाव में न्यूट्रल रहने की वजह आगे बताऊंगा, पहले सुनिए लोकसभा चुनाव में अपने रुख को लेकर राजा भैया ने कहा क्या है। सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है।
और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। असल में राजा भैया की इस घोषणा से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार उन्हें अपने खेमे में लेने की कोशिश में जुटे रहे। कुछ दिन पहले राजा भैया की बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं, जिसका असर कौशांबी और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर पड़ता, क्योंकि राजा भैया खुद कुंडा सीट पर 28 साल से विधायक हैं, जबकि उनकी पार्टी के विनोद सरोज बाबागंज सीट से चौथी बार विधायक चुने गए। ये दोनों विधानसभा सीटें कौशांबी लोकसभा में आती हैं। इसके अलावा राजा भैया के रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ क्षेत्र से एमएलसी हैं। इस तरह कौशांबी और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर राजा भैया का सियासी प्रभाव है। माना जाता है कि कौशांबी और प्रतापगढ़ में राजा भैया को सिर्फ ठाकुर ही नहीं, बल्कि पासी, यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स का भी समर्थन मिलता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने कौशांबी और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर कैंडिडेट उतारा था, लेकिन कौशांबी सीट पर उनकी पार्टी का कैंडिडेट तीसरे और प्रतापगढ़ सीट पर चौथे नंबर पर रहा। पांचवें चरण में कई वीआईपी सीटों पर भी मतदान होना है, जैसे रायबरेली और अमेठी। अमेठी से भागकर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली को कांग्रेस की सबसे सेफ सीट माना जाता है। वैसे सेफ सीट तो अमेठी भी हुआ करती थी, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को हरा दिया और इसी वजह से राहुल ने अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस दावा करती है कि रायबरेली से राहुल गांधी आराम से जीत जाएंगे। इसके बाद भी कांग्रेस ने रायबरेली में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रियंका वाड्रा गली गली जाकर राहुल के लिए प्रचार कर रही हैं। हर रैली और सभा में अपने परिवार की शहादत का जिक्र करती हैं, बताती हैं कि रायबरेली से कांग्रेस का कितना पुराना नाता है। इतना ही नहीं, अब तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली में राहुल के प्रचार के लिए पहुंच गए। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी सत्ता में बने रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी ने सत्ता को ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने हमेशा बलिदान देकर देश की सेवा की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे। मतलब रायबरेली सीट पर पूरा जोर लगाना पड़ रहा है इन लोगों को। भूपेश बघेल ने तो रायबरेली में बहुत बड़ा दावा कर दिया, जिससे इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। भूपेश बघेल ने रायबरेली की जनता से कह दिया कि आप सांसद नहीं चुनने वाले हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। सुनिए भूपेश बघेल को। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। अब बताइए, भूपेश बघेल ने तो दावा ठोक दिया कि रायबरेली से देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, लेकिन क्या इस बयान से अखिलेश यादव सहमत हैं? सुनिए अखिलेश यादव। इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी है कि हम नहीं बताएंगे कि रायबरेली से प्राइम मिनिस्टर चुना जा रहा है कि नहीं, और वहां भूपेश बघेल खड़े होकर पब्लिक को खुले में बता रहे हैं कि आप सांसद नहीं, आप प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। ये है इनकी स्ट्रेटेजी। खैर, इनकी स्ट्रेटेजी का तो भगवान मालिक है, लेकिन जब भगवान की बात हो तो 4 धाम यात्रा पर निकले लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जो किसी ने सोचा ना था। 4 धाम दर्शन से पहले इस चैप्टर को नहीं देखिएगा तो बहुत पछताइएगा। देख लीजिए। सैकड़ों सालों के बाद अब ऐसा दौर आया है जब हर कोई सनातन की बात कर रहा है। सनातन के बिना ना कोई राजनीति है और सनातन के बिना ना कोई समाज। अयोध्या से लेकर काशी तक और महाकाल से लेकर मथुरा तक आप सभी सनातन की लहर देख रहे हैं, लेकिन भक्ति और अध्यात्म के बीच यह भी देखना होगा कि हमारे आध्यात्मिक केंद्रों और तीर्थ स्थानों में श्रद्धालुओं के आने की कितनी क्षमता है, और स्पेशली अगर वो तीर्थ क्षेत्र पहाड़ों में। जैसे आप उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की बात कर लीजिए। 4 धाम यात्रा में इतने लोग पहुंच गए जिससे सारी व्यवस्थाएं ऐसा लगा कि चरमरा जाएंगी। सरकार और प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए थे, सारी व्यवस्था की थी, लेकिन जब लोग ही जरूरत से ज्यादा पहुंच गए तो फिर वही होगा जो 4 धाम यात्रा में पिछले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिला। 4 धाम यात्रा के कई रूट पर लंबा जाम लग गया। मंदिर जाने वाले रास्तों पर लोगों की भयंकर भीड़ दिखी। इसमें कई यात्रियों की मौत भी हो गई। बहुत से लोगों बिना दर्शन किए उन्हें वापस लौटना पड़ा।
अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल की तुलना में इस साल चार धाम की यात्रा में आने वालों की संख्या करीब 70% ज्यादा है। आप सोचिए, मतलब 70% श्रद्धालु ज्यादा पहुंच गए। चार धाम में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। इसके अलावा लोगों से यह अपील करनी पड़ी कि बिना रजिस्ट्रेशन किए चार धाम की यात्रा पे मत आइए भाई। अगर आप भी चार धाम की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ताकि आपकी यह यात्रा मंगलमय हो, परेशानी ना हो आपको। चार धाम की यात्रा करने से पहले आपको यह समझना होगा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है जहां संसाधन सीमित है, इसलिए पूरी जानकारी और तैयारी के बाद ही इस यात्रा के लिए घर से निकलिए। आगे बढ़ने से पहले यह भी बताता हूं कि चार धाम की यात्रा में इस बार परेशानी क्यों आई। चार धाम की यात्रा 10 मई को शुरू हुई और पिछले 4 दिनों में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। पिछले सालों की तुलना में चार धाम यात्रियों की संख्या में करीब 70% की बढ़ोतरी हुई। चार धाम यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और अब तक 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हाई एल्टीट्यूड पर चार धाम की यात्रा करने की वजह से अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। यात्रियों की जरूरत से ज्यादा भीड़ की वजह से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम जो देखने को मिला था। कई इलाकों में लोग अपने होटल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके अलावा ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए कई इलाकों में प्रशासन को कई रास्ते कुछ समय के लिए बंद करने पड़े। इसके अलावा लंबे जाम से निपटने के लिए पुलिस ने वन वे सिस्टम शुरू किया और इसलिए भी समय ज्यादा लग रहा है। कई रूट्स पर रोके जाने की वजह है बहुत से यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी किए बिना ही लौटना पड़ा। यानी ये लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन सब एक ही साथ इतने बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे और कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच गए। चारधाम के यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने लोगों से यह अपील की है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई इलाकों में वाहनों को रोका जा सकता है। यानी इस यात्रा के लिए आपको विशेष धैर्य और सब्र रखना पड़ेगा। दरअसल चारधाम यात्रा के पहाड़ी रास्ते कई इलाकों में बहुत संकरे हैं। पहले आप उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार की बात सुन लीजिए, इसके बाद चारधाम यात्रियों की संख्या में जंप के कुछ आंकड़े बताऊंगा। जितने भी यात्री यहाँ हमारे प्रदेश में आते हैं देवभूमि में चारधाम यात्रा के लिए, सभी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, उनका सभी का स्वागत है। लेकिन जिस संख्या में इस साल यात्री आ रहे हैं, तो हम एक तो यही उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी और हमें उनकी सेफ्टी के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए जगह जगह हो सकता है कई बार हमें ट्रैफिक रोकना पड़े, क्योंकि अगर आगे का मार्ग संकरा है या ट्रैक रूट पर या जो यात्रा की पड़ाव है, आगे अगला पड़ाव है, वहाँ पे कोई अकोमोडेशन खाली नहीं है या व्यवस्था नहीं है, तो हमें फिर हमने अलग अलग पॉइंट्स चिन्हित कर लिए हैं यात्रा रूट पर, जहाँ पर हम अगर भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को रोकेंगे। अब सवाल यह भी है कि इतनी ज्यादा संख्या कैसे बढ़ गई श्रद्धालुओं की, इतनी ये स्थिति को कंपेयर कीजिए। 2022 में चारधाम यात्रा में 40 लाख लोग पहुंचे, 40 लाख। 2023 में 56 लाख हुई ये संख्या। 2024 में अनुमान है कि 80 लाख लोग पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के। और अगर शुरू के 3 दिनों की बात की जाए तो 2023 में शुरू के 3 दिनों में 91,000 लोग चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार 3 दिन में ही करीब 2 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे शास्त्रों में चारधाम की यात्रा का बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा से पुण्यों का उदय होता है और पाप का नाश होता है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो। अगर नियम संयम को ध्यान में रखते हुए इस पवित्र यात्रा को किया जाए तो किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। सब लोग इतना हड़बड़ाए हुए हैं कि बस 2 ही 3-4 दिन हफ्ते भर में जैसे ये यात्रा कर लेनी है, आगे मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए यात्रा शुरू होने के बाद किस तरह लोग अपनी जान को खतरे में डालकर यात्रा कर रहे थे। ये यमुनोत्री जाने के रास्ते का एक वीडियो है जिसमें लोगों की भीड़ देखिए आप बॉस, पैर रखने की जगह नहीं। इस रास्ते में अगर किसी यात्री का पैर ही फिसल जाए तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने यहां लकड़ी की रेलिंग बना रखी है, लेकिन इतनी भीड़ को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है। दरअसल यमुनोत्री धाम के दौरान 5 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक है जो बहुत संकरा है, लेकिन शुरुआती दिनों में यहां लोगों की भीड़ पहुंच गई। लोगों की बढ़ती भीड़ की वजह से पुलिस प्रशासन को कई जगह पैदल यात्रियों और ट्रैफिक को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत से यात्री गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पाए।
गंगोत्री धाम के पुजारियों का आरोप है कि प्रशासन की अधूरी तैयारियों की वजह से यात्रियों की संख्या कम हुई। ऐसे मंदिर के पुजारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर दिया। हालांकि अब हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, मतलब जो पंडित हैं वो अलग नाराज हैं, यात्रियों को लग रहा है कि भाई सब एक बार में ही दर्शन करने पहुंच जाएं। प्रशासन ने भी तैयारी की, लेकिन उनको थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो हर तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें अगर बेहतर होती, थोड़ा श्रद्धालुओं को भी ध्यान रखना था और प्रशासन को भी थोड़ा और मुस्तैद रहना था, तो स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन फिलहाल अगर आप चार धाम यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो बेकार का परेशान हो जाइए।